Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. So आज के इस वीडियो पर हम इनफाइनाइट ग्रिड्स को डिस्कस करेंगे। एक काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड टॉपिक है ये और साथ में इसे बहुत जगह आउट ऑफ सिलेबस भी कंसिडर कर दिया जाता है। बट आज के इस वीडियो पर हम हर एक चीज़ को कुछ इस तरह से समझेंगे कि आपको भी बिलीव हो जाएगा कि ये जो भी पोर्शन है वो बिल्कुल जेई एडवांस के सिलेबस के विद इन ही है और साथ में आपके एग्जामिनेशन पे ये क्वेश्चन कभी भी देखने को मिल सकता है। सो आज की इस वीडियो पर हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल प्रॉपर वे पे हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए, जिससे कि आपको भी एक क्लियर माइंडसेट मिल जाए कि आपको कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। बिकॉज मैंने जनरली देखा है कि इसे जुगाड़ के साथ सॉल्व करा दिया जाता है एंड एक परफेक्ट लॉजिक और साथ में एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन मिसिंग है इस पर्टिकुलर पोर्शन का। तो हम कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो के थ्रू कि आपके जो भी डाउट्स हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने ऐप के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि आप हमारा ऐप कोहेरेंट जेई एडवांस फिजिक्स हमारे पिन कमेंट से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मैकेनिक्स जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। मैकेनिक्स का जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है हमने। और कंप्लीट कर लेने का मतलब ये नहीं है कि हाँ सिलेबस हो गया है। कंप्लीट करने का मतलब ये है कि बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करते हुए, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए हमने यहाँ पर एडवांस प्लस प्लस लेवल की चीज़ों तक आपको इस कोर्स के अंदर चीज़ें मिल जाएंगी। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इस कोर्स के साथ स्टिक रहना पड़ेगा। 4 लेक्चर देखने के बाद अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सब कुछ बनने लगेगा और ये 4 लेक्चर्स हो गए और आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं एंड ऑल, तो फिर आप शायद गलत जगह हैं। बिकॉज आपको टाइम लगेगा हर एक चीज़ को ग्रैब करने के लिए। और जैसे ही आप अच्छी तरह से इसे टाइम देते हैं और चीज़ों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ समय के बाद आपकी मैकेनिक्स इंडिया के टॉप लेवल की मैकेनिक्स हो सकती है। तो ये हमारा सबसे पहला कोर्स था मैकेनिक्स का, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। साथ में हमारा सेकेंड कोर्स था जिसके अंदर हमने ऑप्टिक्स के बारे में बात किया, हमने SHM के बारे में बात किया, हमने वेव्स के बारे में बात किया और ऑप्टिक्स के अंदर हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स दोनों के बारे में बातें की है। तो ये हमारा कोर्स नंबर 2 था और ये भी हमारा कंप्लीटेड है। ये कोर्स भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेव्स वाली जो पोर्शन है और SHM वाली जो पोर्शन है वो जनरली बच्चों को अच्छी तरह से समझ में नहीं आती है। वो हाँ क्वेश्चन ज़रूर कर लेते हैं बट अच्छे से उसको एक्सप्लेनेशन और साथ में लॉजिक कैसे देखना है, कैसे वेव्स वगैरह को सोचना है, ये सारी चीज़ें आपको इन लेक्चर्स के अंदर मिल जाएगी इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। तो अगर आप थोड़ा भी कन्फ्यूज़न फेस कर रहे हैं तो आप ज़रूर इनरोल कर सकते हैं हमारे इन 2 कोर्सेज़ में। और फिलहाल हमारा ऑनगोइंग कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर चल रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे चल रहा है और बिल्कुल बेस्ट लेवल पे चल रहा है। बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करते हुए व्हाट इज चार्ज से शुरू किया था हमने और अभी तक हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे प्रॉपर मैनर पे। तो आपको इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से थ्योरी भी मिल जाने वाली हैं, साथ में अच्छे एडवांस प्रॉब्लम्स लेक्चर्स के अंदर ही कवर किए जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर बिल्कुल थोड़ा भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इन टॉपिक्स पे तो आप एक बार जाकर हमारे ऐप को चेकआउट कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को, जिसमें कि हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट इनफाइनाइट ग्रिड्स। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। मैं आपसे सबसे पहले बात करने वाला हूँ। तो एक सिंपल सा सर्किट मैंने आपको बनाकर दिया है और इस सर्किट को मैंने बोला कि आप इसे सॉल्व कीजिए। तो ठीक है, आपने कहा सर ये कौन सी बात हुई, ये कैसा सर्किट दिया आपने, ये तो बिल्कुल बेसिक सा सर्किट है जैसे कि हम क्लास 9 क्लास 10 में भी शायद सॉल्व कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल आप सॉल्व कर लेते हैं, बट फिलहाल मेरा ये क्वेश्चन देने के पीछे का चैलेंज नहीं है आपके लिए कि आप इसे सॉल्व कर दिखाइए। आपको सिर्फ मैं
दो मेथड्स इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे वर्कआउट करता है। तो ये जो सर्किट है, पहले हम इसको हमारे नॉर्मल मेथड के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मुझे पसंद है कि मैं इसे नोडल एनालिसिस के थ्रू कर लूँ, इंस्टेड ऑफ किरचॉफ्स इक्वेशन लिखते हुए मैं नोड के थ्रू इसे देख लूँ। तो जब मैं इसे नोड के थ्रू देखूंगा तो देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा। नोड के थ्रू देखने के लिए आपको पता होगा या आइडिया ज़रूर होगा कि हम क्या करते हैं, किसी भी एक पॉइंट पर पोटेंशियल ज़ीरो मान लेते हैं। तो जैसे मैंने इस जगह पर पोटेंशियल ज़ीरो मान लिया, फिर उसके हिसाब से हमने आगे हर जगह की पोटेंशियल लिख लेनी होती है। किसी एक पॉइंट के पोटेंशियल को आप कंसिडर कर सकते हैं एंड बाकी बचे हुए सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल को आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। ऐसा ही कुछ होता है। अच्छा, तो देखिएगा आप यहाँ पर 0 वोल्ट्स हमने मान लिया, तो अगर 0 माना तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो दिस इज 5 वोल्ट्स। अब ये 5 है तो मुझे नहीं पता है कि आगे क्या होगा, इस वजह से मैंने एक वेरिएबल मान लिया x, बिकॉज यहाँ पर इस रजिस्टर के अक्रॉस कुछ ड्रॉप होने वाला है, तो x मान लिए। इसी तरह से यहाँ पर भी x मान लिए, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक कोई भी रजिस्टर नहीं है बीच में, तो x हो गया ये। और साथ में ये 0 था तो ये 0 हो गया, और अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये 0 था तो ये 10 हो गया। मैंने हर एक पॉइंट्स का पोटेंशियल लिख लिया, मैंने बिल्कुल प्रॉपर वे में हर एक पॉइंट का पोटेंशियल लिख लिया। अब पोटेंशियल लिखने के बाद मैंने हर एक इस नोड से हर एक डायरेक्शन पे करंट निकाला और टोटल सम को मैंने 0 के साथ इक्वेट कर दिया। आई होप कि आपको ये बातें पता होगी कि हम किस तरह से इसे देखते हैं। तो अगर मैंने इस तरह से किया तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से जो करंट गया वो एक इससे पास करेगा, और इससे पास करने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है x माइनस 5 और रेजिस्टेंस है 10। तो ये करंट हो गया x माइनस 5 विद द पोटेंशियल डिफरेंस एंड 10 इज द रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद इसी तरह इसके लिए देख लिए x माइनस 0/10, और इसके लिए देख लिया हमने x माइनस 10/5, तो x माइनस 10/5, और इसे जब हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमें 25/4 आ गई। x की वैल्यू 25/4 आ गई। अब 1 बाय 1 हमने 25/4 को यहाँ रखा, फिर 25/4 को यहाँ पर रखा और यहाँ पर रखा, और हर एक काम पर करंट की वैल्यू निकाल ली, जो कि आपको कुछ ऐसे देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर ऐसा कुछ, यहाँ पर ऐसा कुछ, और यहाँ पर ऐसा कुछ। आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज इस वीडियो के पीछे का पर्पस नहीं है कि मैं आपको नोड की नॉलेज दूँ, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, बिकॉज इतनी चीज़ें तो आप अच्छी तरह से अभी तक सीख चुके होंगे। और अब मैं इस मेथड को हटाते हुए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू इस सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए पहले सीखते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, और फिर उसके बाद हम इस सर्किट को पे हर एक आर्म पर होने वाले करंट को बता पाएंगे उस मेथड के थ्रू। तो देखेंगे अगर इस तरह का सर्किट दिखे ना, तो जनरली हमारा नोड का मेथड बहुत बेटर होता है, बहुत बेटर होता है। बट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारे इनफाइनाइट ग्रिड वाले सर्किट में बहुत काम आने वाला है, तो उसको मैं नॉर्मल सर्किट में भी इंट्रोड्यूस करके दिखा रहा हूँ। बट आप जनरली जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो नोडल के थ्रू करें, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या कहना है, पहले आप ये समझिए। तो जब भी आपको सर्किट्स में मल्टीपल बैटरीज वगैरह देखने को मिले, तो आपको करना क्या होता है कि पहले किसी एक बैटरी को कंसिडर करना होता है और दूसरे बैटरी को शॉर्ट कर देना होता है। शॉर्ट कर देना इन सेंस कि आप इसको थोड़ी देर के लिए हटा सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपको करंट लिखना होता है, इसके अकॉर्डिंग आपको करंट वगैरह लिखना होता है हर एक आर्म पर। तो अब देखिए जब मैंने इस बैटरी को हटा दिया तो ये दोनों पैरेलल हो गए, और पैरेलल होने के कारण ये 5 का नेट बनाए, और 5 और 5 सीरीज हो गए तो 10 का नेट बनाए। मतलब यहाँ से जो नेट करंट निकलने वाला है वो 1 एम्पियर का निकलेगा, वो 1 एम्पियर का निकलने वाला है। इस सर्किट की बात करूं अगर, जब मैंने इस बैटरी को हटा दिया, अब ये जब 1 एम्पियर आया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ और हाफ पे स्प्लिट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा है, हाफ और हाफ पे स्प्लिट हो गया। अब यहाँ से हाफ एम्पियर आ रहा है, हाफ एम्पियर यहाँ से आ रहा है, और वापस से यहाँ पर 1 एम्पियर चला गया। तो ये हमारा पहला स्टेज हो गया। अब क्या करते हैं हम, अब क्या करते हैं, अब इसी सर्किट को, अब आप इस बैटरी को हटा दो, मतलब आप वापस से पुराने सर्किट पे आ जाओ, और इस सर्किट को आपको एक अलग से बना लेना है, इस सर्किट को अलग से बना लीजिए। और इसके बाद क्या करना होता है, ये ध्यान से देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में हमने इस सर्किट को शॉर्ट करना है, मतलब इस बैटरी को हटा देना है और इसको एक प्लेन वायर से चेंज कर देना है। ठीक है, और अब इस बैटरी को कंसिडर करते हुए नेट करंट, हर एक आर्म पर नेट करंट निकालिए।
हर एक काम पर नेट करंट निकालिए। तो मान लीजिए यहाँ से कुछ करंट निकला, वो करंट यहाँ गया, यहाँ पर स्प्लिट हो गया, तो ऐसे आप हर एक काम पर नेट करंट निकाल लीजिए इजीली सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हुए। फिर आप दोनों सर्किट को सुपर इम्पोज कर दीजिए। सुपर इम्पोज करने का मतलब है कि मान लीजिए पहले वाले सर्किट में जब मैंने इसे शॉर्ट किया था, तो हमने देखा था कि यहाँ पर हाफ एम्पियर का करंट था, इसमें हाफ एम्पियर का करंट आया था, बिल्कुल ठीक है। और मान लो जब मैंने ये जो सेकंड सर्किट बनाया, ये वाला, जब ये शॉर्टेड है और ये बैटरी यहाँ पर करंट को फ्लो करने के लिए हेल्प कर रहा है, और मान लो इस सर्किट में यहाँ पर करंट 1 एम्पियर ऊपर की तरफ आ रहा है। मैंने बस मानने के लिए बोला, ऐसा आ रहा हो ना आ रहा हो ये बात की है, बट आप ये चीज़ ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर करंट 1 एम्पियर जा रहा है, तो फिर आप इस आर्म पर जब दोनों बैटरी होंगे, जब यहाँ पर दोनों बैटरी होंगे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब यहां पर दोनों बैटरी प्रेजेंट होंगे तो इस आर्म पर होने वाला नेट करंट होगा हाफ नीचे है 1 ऊपर है, मतलब ओवरऑल बनेगा हाफ ऊपर की तरफ। ओवरऑल क्या बनेगा? हाफ एम्पियर ऊपर की तरफ। मतलब आपको इन दोनों करंट को विथ साइन ऐड कर देना है, उससे आपको नेट करंट मिल जाएगा जब ये दोनों बैटरीज आपस में वर्क कर रहे हैं तब। तो आपको क्या करना होता है, इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो आपको सबसे पहले सिंगल पहले वाली बैटरी को शॉर्ट कर देना होता है और एक बैटरी के थ्रू करंट को फ्लो कराना है। फिर सेकेंड केस में दूसरे बैटरी को शॉर्ट कर देना है और दूसरे बैटरी को शॉर्ट करते हुए पहले वाले बैटरी के थ्रू आपको करंट फ्लो कराना है और फिर दोनों सर्किट को आपस में सुपर इम्पोज कर देना है, और जो भी हर एक काम पर नेट करंट आएगा वही आपका टोटल करंट है जब दोनों बैटरी एक साथ में वर्क कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कहना है। और चलिए इसको एक बार हम इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू भी सॉल्व करके देखते हैं। तो अब आप एक बार चेक कीजिएगा, यहाँ पर करंट आया था 3/4, यहाँ पर 5/8 और यहाँ पर 1/8। ये किसके थ्रू आ गया था? नोड के थ्रू, नोडल मेथड के थ्रू हमने ऐसे निकाला था। अब देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू ये कैसे आने वाला है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने पहले इसको शॉर्ट किया, ध्यान से देखिएगा, इसे शॉर्ट किया और मैंने जैसा अभी 1 एम्पियर हाफ एम्पियर निकाला था वो आप यहाँ से समझ रहे होंगे। पहला पार्ट हो गया। अब देखिएगा मुझे इसे ऐड करना है किसके साथ? सेकेंड सर्किट के साथ। सेकेंड सर्किट में ये शॉर्टेड है और इस बैटरी के थ्रू करंट को रन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप अगर देखेंगे तो ये 5 और 10 आपस में पैरेलल हैं, 5 और 10 आपस में पैरेलल हैं, उनका नेट आ जाएगा कुछ, और साथ में 10 ओम के साथ वो सीरीज में हो जाएंगे। मतलब 5 और 10 का पैरेलल इज इन सीरीज विथ 10 ओम्स। वही आपका नेट सर्किट का नेट रेजिस्टेंस होगा, और नेट वोल्टेज आपको 5 वोल्ट्स का पता है, आप उसके थ्रू नेट करंट निकाल सकते हैं। तो वो नेट करंट यहाँ से 3/8 एम्पियर्स आएगा, 3/8 एम्पियर्स आएगा। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बड़ा होने वाला है, इतना छोटा मोटा कैलकुलेशन तो आप ज़रूर खुद से कर सकते हैं। तो ये 3/8 एम्पियर्स आ गया। अब ये 3/8 यहाँ पर जाकर 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ, यहाँ पर 1/4 चला गया, यहाँ पर 1/8 चला गया। अब दोनों को सुपर इम्पोज कीजिए, ये 1/2 है और ये 1/8 है, दोनों का एडिशन क्या हो गया? 5/8। और सेकेंड इस जगह पर 3/8 ऊपर और यहाँ पर हाफ नीचे, तो हाफ माइनस 3/8 मतलब 1/8 नीचे। और इस जगह पर इस वाले रेजिस्टेंस के थ्रू अगर करंट चाहिए तो पहले वाले सर्किट में 1 एम्पियर पास हो रहा था और इस वाले सर्किट में 1/4 ऐसा जा रहा है, तो 1 - 1/4 मतलब 3/4 ऐसा जाता हुआ। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और हमने जो आंसर पहले निकाला था यूजिंग द नोडल मेथड, वही आंसर आपको यहाँ से भी आता हुआ देखने को मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि हमें किस तरह से इसे सर्किट में यूज करना होता है। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पर, और अब इसे हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे इन द केस ऑफ इनफाइनाइट ग्रिड्स। तो देखिएगा इनफाइनाइट ग्रिड्स होते कैसे हैं, आपको कुछ ये देखने को मिल रहा है। ये एक इनफाइनाइट ग्रिड है, ये आपको एक इनफाइनाइट ग्रिड देखने को मिल रहा है। तो जनरली अगर आप यहाँ से देखें तो आपको सवाल कैसे पूछा जाएगा, मैं पहले वो बताता हूँ। आपको यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। यहाँ पर आपको एक बात समझना है कि ये जितने भी छोटे छोटे स्क्वायर के एक साइड हैं, ये हमेशा आर रेजिस्टेंस के ही हैं। तो ऑल साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज ऑफ रेजिस्टेंस आर, ये आर रेजिस्टेंस के हैं। तो हमें पूछा गया क्या है? हमें पूछा गया है फाइंड
आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी के अक्रॉस नेट आर इक्विवेलेंट क्या होगा इस सर्किट का, हमें ये पूछा गया है। इस ए और बी के बीच में आर नेट की वैल्यू क्या है, मतलब ए और बी के बीच में आपको टोटल रेजिस्टेंस बताना है सर्किट में क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो इसे सॉल्व करने के लिए जनरली मैं आपको बताऊं तो क्या बोला जाता है, यहां से आई करंट ऐसा डाल दो, यहां से आई करंट निकाल लो और फिर इनके बीच में जीरो को कर लो। अब आई करंट कैसे डाल रहे हैं, आई करंट कैसे निकाल रहे हैं, इन सारी चीज़ों के पीछे का उतना प्रॉपर लॉजिक नहीं देखने को मिलेगा, मैं ये श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। बट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि फिलहाल इसे आई करंट डालना, आई करंट निकालना हम किस तरह से सोच सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके लिए मेरे पास दो फिगर हैं, एक ये जो अभी आपको देखने को मिल रहा था और साथ में ये इसका टॉप व्यू मैंने ऐसा कुछ बनाया है। तो मैं चलिए आपको टॉप व्यू के साथ ले चलता हूँ, मैं आपको टॉप व्यू के साथ आगे ले चलता हूँ। ये मेरे पास टॉप व्यू है और इसके साथ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा पॉइंट ए था और ये मेरा पॉइंट बी था और इनके बीच में मुझे आर इक्विवेलेंट चाहिए। ये दो पॉइंट्स ए और बी मुझे देखने को मिल रहे हैं। अब देखिएगा क्या करना होता है, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, ध्यान से समझिएगा। तो मैं इस सर्किट को कुछ बैटरीज वगैरह के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर आर है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर आर है और मैंने क्या किया, इसको एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया। आप इस टॉप व्यू को समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने इसको एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया और साथ में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया, कुछ आर रहने दो, स्मॉल आर लिखते हैं, कुछ ऐसा स्मॉल आर। और मैंने इस बैटरी के दूसरे टर्मिनल को इनफाइनाइट में किसी एक पॉइंट से जोड़ दिया। ये इनफाइनाइट का पॉइंट है बिकॉज ये ग्रिड इनफाइनाइट तक फैला है ना, ये ग्रिड तो इनफाइनाइट तक फैला है, तो ये इनफाइनाइट के ग्रिड के किसी एक पॉइंट पर जाकर मैंने इसे जोड़ दिया। बिल्कुल सही है। तो ये इनफाइनाइट पे एक पॉइंट है और ये पॉइंट ए है, मैंने इसके बीच में एक ऐसा बैटरी लगा दिया है। बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये समझिएगा कि अब मैंने एक और कनेक्शन किया इसके नीचे से, बिल्कुल इसके नीचे से, बिकॉज ये टॉप व्यू है ना, इसके नीचे से मैंने एक वायर निकालने की कोशिश की है। अब नीचे से मैंने एक वायर निकाली और इस बार टर्मिनल्स थोड़े से चेंज किया। ये इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने फिर से आर रख लिया, या फिर आप बोल सकते हैं एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने आर ओम का, और मैंने कुछ ये सर्किट ड्रॉ कर दिया। अब ये क्यों किए, इसके पीछे का लॉजिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहले आप इस सर्किट को एनालाइज कीजिए कि हमने कैसा सर्किट बनाया है। तो इनफाइनाइट का एक पॉइंट है जिसके साथ आपने एक बैटरी कनेक्टेड करते हुए एक आर रेजिस्टेंस लगाया है और फिर साथ में ए पॉइंट से उसे कनेक्ट किया है, और दूसरा आपने कनेक्शन किया है बी पॉइंट से, उसी इनफाइनाइट से जोड़ दिया मैंने, और यहाँ पर बैटरी का टर्मिनल थोड़ा अलग से लगाया है कि इनफाइनाइट पे पॉजिटिव पोटेंशियल हो और बी वाले पॉइंट पर नेगेटिव पोटेंशियल हो, ऐसा कुछ मानते हुए मैंने किया है। बिल्कुल सही है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये समझिएगा कि ये जो मैंने आर लगाया है ये मैंने बहुत हाई लगाया है, वेरी हाई। ये रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये रेजिस्टेंस। ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि बहुत हाई रेजिस्टेंस मैंने इसके साथ कनेक्ट किया है, मतलब ये रेजिस्टेंस भी वेरी हाई होने वाला है। इसके पीछे का लॉजिक अभी आपको समझ में आएगा, हाई रेजिस्टेंस क्यों लगाया गया है, इससे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगी। तो बहुत हाई रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं सर्किट को सॉल्व करूं, इस सर्किट को मैं सॉल्व करूं और हर एक आर्म पर नेट करंट किसी तरह से निकालने की कोशिश करूं, नेट करंट निकालने की कोशिश करूं। तो जब मैं इस जगह से नेट करंट निकालने की कोशिश करूंगा तो आपको एक बात आइडिया समझ में आ गया होगा कि क्यों ना मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू सॉल्व कर लूं, बिकॉज मैं एक साथ नहीं करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, एक बार इस बैटरी को शॉर्ट करूंगा और इसके थ्रू करंट देखूंगा, और सेकंड वाले केस में इस बैटरी को रखते हुए इसे शॉर्ट कर दूंगा और करंट लिखने की कोशिश करूंगा, और दोनों केसेस को फिर मैं ओवरऑल ऐड ऑन कर दूंगा, और ऐड करने से मुझे हर एक काम पर होने वाला नेट करंट जो है वो मिल जाने वाला है। ऐसा कुछ करने की हमारी तैयारी है, और आप एक बार 2 मिनट का पॉज लीजिए और सोचिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रूर सोचिए, उससे आपका थोड़ा सा और टॉपिक में आप और डीप जा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा पॉज लेके से सोचने की कोशिश करेंगे।
तो हमारा काम क्या है, मैं इसको अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो जब मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो आपको पता है पहले मैंने इस बैटरी को हटा देनी है, पहले मैंने इस बैटरी को नहीं कंसिडर करना है, इसको एज अ प्लेन वायर बना ले रहा है। ठीक है, मैं ऊपर वाले वाइट वाले लाइन वाली बैटरी के साथ अभी डील कर रहा हूँ। तो उसके लिए आप देखेंगे कि मान लीजिए सर्किट से करंट कुछ आया, सर्किट से करंट कुछ आया। अब मुझे नहीं पता आए बड़ा है छोटा है क्या है, बिकॉज करंट हो सकता है कि बहुत छोटा हो, बिकॉज मैंने रेजिस्टेंस बहुत बड़ा लगाया है, बहुत हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से हो सकता है कि करंट काफ़ी छोटा आ रहा हो, बट मुझे मतलब नहीं है कि उस करंट की वैल्यू क्या है। मैं आर इक्विवेलेंट के पीछे जाना चाहता हूँ और मुझे छोटे मोटे करंट से भी वो कैलकुलेट करने के लिए कोई भी परेशानी होगी नहीं। तो इस वजह से मैंने क्या किया, देखिए आई करंट यहाँ से आया कुछ, ये मैंने मान लिया। तो आई करंट आ कैसे रहा है, इन्फिनिटी पे जीरो पोटेंशियल क्रिएट करके और ए पे कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करके, ए पे पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करते हुए इन्फिनिटी पे जीरो पोटेंशियल क्रिएट करते हुए आपने यहाँ से एक आई करंट को लाया है। बिल्कुल सही है, आई करंट को लाया है। अब इसके बाद सुनिएगा क्या हो रहा है, इसके बाद जरूर सुनिएगा क्या हो रहा है। तो इसके लिए आप ये समझिए कि आई करंट आया। अब आई करंट जब इधर से आ रहा है तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हर एक पार्ट पर अगर ऊपर से आई करंट आ रहा है तो इस आई करंट को अब स्प्लिट होना है किसमें, ग्रिड के अंदर। और ये जो वायर आया है इसके हिसाब से इधर जैसा सर्किट है वैसे इधर है, वैसा इधर है और वैसा इधर है, मतलब ये आई करंट इक्वली हर एक पार्ट पर स्प्लिट करेगा। तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैं पहला सर्किट बनाऊं, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा हूं, कि अगर मैं पहला सर्किट बनाऊं, हाँ, तो ऊपर से करंट आ रहा है, ये बात आपको क्लियर हो गई है कि ऊपर से करंट आ रहा है और यहां पर पॉइंट ए था अपना, और यहां से आप देख सकते हैं आई करंट आ रहा है, तो इक्वली चारों आर्म पर चला जाएगा और ये करंट I/4 हो जाने वाला है। तो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, और इनके बीच में जो करंट है वो I/4 पे स्प्लिट कर गया है। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें छोटा मोटा भी कोई परेशानी होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके साफ बना दूं कि आप ये चीज को समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहां पर आपने I/4 का करंट इधर भेज दिया, I/4 इधर भेज दिया, ये पॉइंट बी है, तो मुझे अभी ए से बी से मतलब है, बट मैंने बना सबको दिया है। ये I/4 में स्प्लिट हो गया करंट, बिकॉज ये ऊपर से आई करंट आ रहा है और मैंने I/4 पे किया। क्या ये नेट करंट है सर? नहीं, ये नेट करंट नहीं है। नेट करंट ए से बी पे अगर नेट करंट चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक बार सोचिए, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे यहाँ पर दोनों सर्किट को सुपर इम्पोज करना होगा। तो चलिए अब सेकंड सर्किट के बारे में भी बात करेंगे। तो पहला सर्किट तो हमने बना लिया है, अब सेकंड सर्किट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं और फिर दोनों को ऐड करने की कोशिश करेंगे, दोनों को ऐड करने की कोशिश करेंगे। पहला सर्किट हमारा तैयार है, अब दूसरे सर्किट के बारे में बात करेंगे। दूसरे सर्किट को बात करने के लिए चलिए यहाँ पर आते हैं। तो अभी हमने इसको शॉर्ट करते हुए आई करंट यहां से बना लिया, बट एक इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिएगा कि क्या सर बी से करंट इसमें नहीं चला जाएगा क्या? बी से करंट, बिकॉज ए से बी पर तो स्प्लिट हुआ, बिल्कुल सही बात है कि यहां से I/4 पे करंट चालू हो गया। यहां से ए था, ये ए से I/4 इधर गया, अब बी से एक कनेक्शन तो और है ना, बट हमने यहां पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगाया है, हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगाया है। तो इस बहुत बड़े रेजिस्टेंस के कारण हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े रेजिस्टेंस के कारण हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी करंट एंटर नहीं करेगा, जो भी करंट है वो इधर की तरफ आगे बढ़ जाएगा जहाँ पर आपको लेस रेजिस्टेंस है, बिकॉज मैंने यहाँ पर बहुत हाई रेजिस्टेंस लगाया है और हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पर जो I/4 था उसका कुछ फ्रैक्शन इस वाले वायर पे नहीं आएगा, इस वाले वायर पे कुछ भी करंट नहीं आएगा। बिल्कुल सही है, ना के बराबर आएगा, जिसको मैं हटा सकता हूं। बिल्कुल सही है, मुझे समझ में आया। मतलब इस वाले आर्म पर पहले सर्किट में अगर देखें तो इधर से आई करंट चल रहा था, इसमें कुछ भी करंट नहीं आया। इस वाले जो ये पिंक वाला वायर है उसमें कोई भी करंट नहीं आया पहले वाले अगर सर्किट को देखें, बिकॉज अब हम सुपर इम्पोज करना चाहते हैं। और ए से बी पे I/4 का करंट आया। इतनी बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई है? चलिए ठीक है, अब इसके सेकेंड हाफ को सॉल्व करते हैं। मतलब अब इस वायर को हम एज इट इज रखेंगे,
इस जगह पर बैटरी को एज इट इज रखेंगे और अब इसे शॉर्ट कर देंगे, इसे शॉर्ट कर देंगे। तो जब मैं ऊपर वाले को शॉर्ट करता हूं और इसको एज इट इज रखता हूं तो इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से समझिएगा, उस केस में क्या देखने को मिलेगा। अब अगेन आपको ये बात समझना है कि आपने पहले इससे कुछ एक पॉजिटिव पोटेंशियल दिया था और इन्फिनिटी पे जीरो पोटेंशियल दिया था, तो करंट आपका यहाँ पर I/4 ब्रेक हुआ, I/4 आई करंट नेट आया और वो यहाँ पर आकर I/4 पे ब्रेक हो रहा है। अब आप ये बात समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको पॉजिटिव पोटेंशियल रखूंगा तो अगेन आई का करंट आएगा और आई करंट इन्फिनिटी से चलता हुआ बी पॉइंट पर आएगा, इन्फिनिटी से चलता हुआ बी पॉइंट पर आएगा। बिल्कुल सही बात है, इन्फिनिटी से चलता हुआ बी पॉइंट पर आएगा। तो अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में जैसा ए पॉइंट है वैसा बी पॉइंट भी है, बिकॉज आप इसको एक इंडिविजुअल सर्किट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अभी आपको भूल जाना है कि ऊपर का भी सर्किट कुछ बैटरी वगैरह है, या आप इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का एक आर्म है जिसका कोई भी मतलब नहीं है। तो आपको सिर्फ ये वाला सर्किट कंसिडर करना है और आपने इस बार पोटेंशियल यहाँ पर हाई रखा है और यहाँ पर जीरो पोटेंशियल सा रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम करंट आई प्रोड्यूस हुआ है और वो आई करंट बिल्कुल उसी तरह से चलता हुआ पी पर पहुंचेगा जैसे कि ए से निकला था। बात को फिर से सुनिएगा, जैसे ए से ए पर आई नेट आया था तो वो स्प्लिट हुआ था जिस तरह से और इन्फिनिटी पर पहुंचा था, स्प्लिट होकर जिस तरह से इन्फिनिटी पर पहुंचा था ए से, उसी तरह से इन्फिनिटी से चलता हुआ बी पर वो आकर बी पर एंटर करेगा, बिकॉज यहां से इन्फिनिटी से चलता हुआ आएगा और फाइनली बी से निकलते हुए बाहर की तरफ आ जाएगा, बी से निकलते हुए बाहर की तरफ आ जाएगा। आई थिंक यहां तक ये बात क्लियर होगी। अच्छा सर, बी पर वैसा ही क्यों आएगा? बिकॉज इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में ए पॉइंट और बी पॉइंट एक ही जैसा है, इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में ए पॉइंट और बी पॉइंट एक ही जैसा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आप इस वाले सर्किट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो अगर मैं बी पर कनेक्ट करूं इन्फिनिटी को या फिर ए पर कनेक्ट करूं, बात एक ही होगा, बिकॉज एक छोटे से रेजिस्टेंस के इसके आ जाने से इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में ये सर्किट एक जैसा ही आइडेंटिकल होने वाला है। तो जब मैं सेकेंड सर्किट को कंसिडर कर रहा हूं तो मुझे ऊपर वाले को भूल जाना है। क्यों भूल जाना है? बिकॉज उसके पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो वो यहाँ पर कोई भी करंट लेने नहीं वाला है। मतलब वो एक तरह से नॉर्मली सिंपल सा वायर लगा हुआ है जिसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो अब आपका सर्किट क्या है? सिर्फ इन्फिनिटी से बी पॉइंट कनेक्टेड है और इन्फिनिटी हायर पोटेंशियल पे है, तो इन्फिनिटी से आई करंट आएगा और कुछ इसी तरह से स्प्लिट होगा कि बी पॉइंट पर आपका आई करंट बाहर की तरफ निकले, और बी पॉइंट पर जब बाहर की तरफ निकलने वाला है तो इसका मतलब ये है कि बी पर कुछ इक्वली ऐसा करंट आया होगा। I/4 I/4 और I/4 इक्वली आया होगा, बिकॉज जिस तरह से इससे निकला था ए से उसी तरह से बी पर एंटर करेगा, बिकॉज ए और बी इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में एक जैसा ही पॉइंट है। तो बी पर ऐसा बोल सकते हैं कि ये एंटर करने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि सेकेंड वाले केस में अगर मैं ए और बी को वापस से ड्रॉ करूं तो मुझे समझ में आ गया कि सेकेंड सर्किट में I/4 कुछ इस तरह से एंटर कर रहा है। ये सेकेंड पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया मैंने। अब इन दोनों के सुपर इम्पोज करने पर मुझे नेट करंट हर एक आर्म से मिल जाने वाला है, नेट करंट हर एक आर्म से मिल जाने वाला है। बिल्कुल सही है, समझ रहे होंगे आप। तो अब देखिए I/4 इधर से आ रहा होगा तो यहाँ पर भी करंट I/4 है और हर जगह से I/4 आता हुआ यहाँ से आप फाइनली बोल सकते हैं कि I बाहर निकला होगा और यहाँ से आप बोल सकते थे कि I करंट एंटर किया था, आई करंट एंटर कर रहा था। यहाँ तक बातें बिल्कुल क्लियर होगी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए हमने किस तरह से ऐसा सॉल्व किया है। तो अब दोनों को सुपर इम्पोज करते हैं और नेट करंट देखने की कोशिश करते हैं कि क्या बना, नेट सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या बना। तो अगर नेट सर्किट के बारे में बात करूं तो पहले जब ये शॉर्ट था, जब ये वाला वायर शॉर्ट था तो यहाँ पर करंट आए था, बिल्कुल सही है, और जब ये शॉर्ट हुआ तो यहाँ पर करंट कुछ भी नहीं आया। मतलब इस वाइट वाले लाइन पे जो नेट करंट है वो आए ही है और उसी तरह इस पिंक वाले पे भी नेट करंट आए ही है, बिकॉज पहले वाले सर्किट पे इस पे कोई करंट नहीं था और जब हमने सेकंड इसको सॉल्व किया तो इस पे आई करंट आया। तो दोनों को जब सुपर इम्पोज किए तो नेट इसमें आ ही रहा। अब ए से बी के बारे में सोचते हैं। तो ए से बी के बारे में जब सोचेंगे तो पहले वाले केस में I/4 था, दूसरे वाले केस में भी I/4 उसी डायरेक्शन पे है। मतलब ए से बी के बीच में I/4 प्लस I/4 का नेट करंट है।
सुपर इम्पोज करने के बाद। तो इसका मतलब ये है कि हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये A है, ये B है, ये मैं नेट सर्किट बना रहा हूँ, मतलब मैं दोनों को सुपर इम्पोज करने के बाद जो सर्किट बना है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये A है, ये B है, और मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R लगाया है इनके बीच में जो रेजिस्टेंस था। और ये जो भी मेरा सर्किट था मैंने उसको पूरा ड्रॉ करने की कोशिश नहीं की है, बट आई होप कि आप वो समझ रहे होंगे कि ये सर्किट हमने कौन से सर्किट के बारे में, या आगे चल के कैसे किससे कनेक्टेड है, ये बात आप समझ रहे होंगे। ये यहाँ से I करंट लेकर जा रहा है, इस पे भी नेट करंट I ही आया है सुपर इम्पोज करने के बाद, बिकॉज पहले वाले पे I था, दूसरे पे 0, इसमें पहले पे 0 था, दूसरे पे I, तो नेट इन पे I ही है। और यहाँ पर नेट करंट I/4 प्लस I/4 विच इज I/2, विच इज I/2। तो यहाँ पर नेट करंट I/2 है, और मैं इनको छोड़कर जितने भी रेजिस्टेंस हैं उससे मैं R इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ। R इक्विवेलेंट टोटल नहीं बोल रहा हूँ, AB को छोड़कर, AB के बीच में जो रेजिस्टेंस है उनको छोड़कर जो भी नेट रेजिस्टेंस बन रहा है अबाउट AB, उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, R इक्विवेलेंट। उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, R इक्विवेलेंट। तो अगर मैं उसे R इक्विवेलेंट बोलता हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि ये सर्किट कैसा देखने को मिल रहा है। यहाँ से I करंट आया A पर, कुछ रेजिस्टेंस R पे गया, बाकी बचा हुआ किधर जाएगा, R इक्विवेलेंट पे, बाकी बचा हुआ किस पे जाएगा, R इक्विवेलेंट पे। अगर यहाँ पर I/2 गया है तो यहाँ पर भी I/2 जाएगा, यहाँ से I/2 निकला, यहाँ से I/2 निकला, यहाँ से I चला गया, और वापस से सर्किट कैसा हुआ है वो आप समझ रहे होंगे। तो एक्चुअल में ये हमारा फाइनल सर्किट बन गया है दोनों को सुपर इम्पोज करने के बाद। और अब यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस लिखना कोई भी बड़ी बात नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि ये दोनों पैरेलल में, ये R इक्विवेलेंट और R आपस में पैरेलल में, तो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने का मतलब है कि I/2 इंटू R इक्विवेलेंट, जो कि इसके क्रॉस का ड्रॉप है और इसके क्रॉस का ड्रॉप है, R इंटू I/2 इंटू R इज इक्वल्स टू I/2 इंटू R। ऐसा क्यों किया, दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप मैंने इक्वल किया, बिकॉज वो दोनों पैरेलल पे लगे हुए। तो यहां से मैंने I/2 कैंसिल किया, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास, R। क्या यही आंसर है, नहीं, R इक्विवेलेंट आया अदर देन AB, बट हमें क्या चाहिए, AB के अक्रॉस नेट। तो इस वजह से R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB अगर मुझे चाहिए तो मुझे इस R और इस R को आपस में क्या करना चाहिए, पैरेलल करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक R है और दूसरा भी R है, और R प्लस R, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ये R/2 देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर सर्किट को अगर हम ध्यान से देखें तो A और B के बीच में जो नेट R इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो R/2 होने वाली है। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी कि हमने इसे किस तरह से सॉल्व किया है, क्या सोचा है और कैसे हमने इसको समझते हुए सॉल्व किया है। बिल्कुल सही है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अगर यहाँ तक क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि उसे किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को, अभी मैं पहले बेसिक क्वेश्चंस ले रहा हूँ एंड इसके बाद फिर कुछ अच्छे पाथफाइंडर के भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास, वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चलिए ठीक है, अब अगला आ जाते हैं, इस सर्किट के साथ डील करेंगे। नेक्स्ट हम इस सर्किट के साथ डील करेंगे। अब हेक्सागोन बनाए हैं और इस हेक्सागोन पे आपको नेट R इक्विवेलेंट वगैरह ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना है। तो एक बार चेक करते हैं कैसे हेक्सागोन के साथ भी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या करेंगे इसके क्वेश्चन के लिए। चलिए ये समझते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक पॉइंट लेने वाला हूँ A और दूसरा पॉइंट लेने वाला हूँ B, और A और B के बीच में आपको पूछा जा रहा है फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में R इक्विवेलेंट आपको बताना है। बिल्कुल आप सिमिलर लॉजिक के साथ कीजिए जो आपने पहले किया था, कोई भी परेशानी नहीं होगा आपको। तो चलिए एक बार देखते हैं कैसे सॉल्व करना है मुझे R इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B। A और B के अक्रॉस R इक्विवेलेंट क्या होगा, चलिए इसे एक बार चेक करते हैं। तो उसके लिए मैंने अगेन पहले क्या लिया, फिर से मैंने इस सर्किट को कंसिडर किया टॉप व्यू को, बिकॉज टॉप व्यू से आपको आइडिया लग रहा होगा कि सर्किट बन कैसे रहा है। हमें पूछा क्या गया है, R इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B, ये हमसे पूछा गया है। A और B कौन से दो पॉइंट्स हैं, ये A है और ये B है, ठीक है। तो फिर से आपको क्या करना है, सेम सर्किट ड्रॉ करना है। तो यहां से एक रेजिस्टेंस के साथ बैटरी इनफाइनाइट पे ये कनेक्टेड है, और दूसरा कनेक्शन आपको क्या करना है, इसके साथ नीचे से यहाँ पर बैटरी के टर्मिनल्स ऑपोजिट
और कुछ ऐसा, कुछ इस तरह से। तो जब आप इसका सुपर पोजिशन वाला फिगर बनाएंगे, जब आप इसका सुपर पोजिशन फिगर बनाएंगे तो देखिएगा क्या होने वाला है। सुपर पोजिशन फिगर पे समझते हैं क्या होने वाला है। तो पहले हमें कैसे कंसिडर करना है सुपर पोजिशन फिगर, तो आपको क्लियर हो गया होगा कैसे देखते हैं। तो पहले हमें एक वायर को शॉर्ट करना है, फिर दूसरे वायर को शॉर्ट करना है। तो पहले मान लो मैंने वाइट वाले को कंसिडर किया और इस नीचे वाले को शॉर्ट किया, तो फिर से मैंने एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगाया जिससे कि इसमें कुछ करंट आए ना, तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास ये सर्किट का अभी पार्ट ही नहीं है, बिकॉज इसमें कुछ करंट नहीं जाने वाला है। तो आप इसको एक तरह से हटा ही सकते हो फिलहाल इस सर्किट को देखने के लिए। तो जब आप इसे हटाते हैं तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ से नेट करंट क्या आ रहा है, आए। यहाँ से नेट करंट क्या आता हुआ देखने को मिल रहा है, आए। बिल्कुल सही है। अब ये नेट करंट जब आए आ रहा है तो मुझे पता है ये आई करंट ऊपर से आ रहा है और अब ये स्प्लिट होने वाला है, तो चलिए देखते हैं कितने पार्ट्स में ये स्प्लिट होगा। तो ये ऊपर से मान लीजिए ये पॉइंट ए था और यहाँ से आई करंट आ रहा है, ये पहला सर्किट है। बिकॉज पहले सर्किट में जो दूसरा वाला वायर है उसको कंसिडर करो ना करो एक ही बात है, बिकॉज उसमें कोई करंट नहीं जा रहा है। तो यहाँ से आई आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ए से बी के बीच में ये बी वाला पॉइंट है, I/3 और I/3 पे ये ब्रेक कर जाएगा। I/3 पे ब्रेक कर जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब सेकेंड सर्किट को सोचिएगा कि हमने पहले सर्किट को देख लिया, अब सेकंड को सोचिएगा। सेकंड सर्किट में आप इसको हटा सकते हैं, आप इसको भूल सकते हैं कि ऊपर भी आपके पास कुछ था। इस वाइट वाले को हटा दीजिए। हटा क्यों रहे हैं सर? हटा इसलिए रहे हैं बिकॉज इसके पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, बिकॉज इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, ना के बराबर जाएगा। जो यहाँ से करंट आ रहा था वो करंट आप बोल सकते हैं कि इस पे ए से कुछ भी करंट इसके ऊपर नहीं जाने वाला है। इस वजह से आप ऊपर वाले को थोड़ी देर के लिए हटा सकते हैं। अगर मैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं लगाता देन वो एक शॉर्टेड वायर की तरह बिहेव करता, या फिर बोल सकते हैं बहुत कम रेजिस्टेंस होता तो कुछ करंट वो भी कैरी आउट कर लेता, तो फिर हमारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती और हम सॉल्व नहीं कर पाते इस सर्किट को। तो इस तरह से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगाया गया है इसे सॉल्व करने के लिए। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज़ समझिएगा, सेकेंड सर्किट में आप ऊपर वाली चीज़ों को भूल सकते हैं और इस बार आपने इन्फिनिटी को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का जोड़ दिया है, मतलब उसको पॉजिटिव पोटेंशियल रखा है और बी को नेगेटिव पोटेंशियल रखा है। तो मेरी बात को सुनिएगा, यहाँ पर ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जैसे ही ए को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया था, इन्फिनिटी को जीरो पोटेंशियल दिया था पहले सर्किट पे, और ए से करंट जिस तरह से निकला था और इन्फिनिटी पे पहुंचा था, अब मैं इन्फिनिटी से बी पॉइंट को जोड़ रहा हूं। अब देखो, अब जो दूसरा सर्किट बना है उसमें आप इन्फिनिटी से बी को जोड़ो या फिर इन्फिनिटी से ए को जोड़ो, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज ये इनफाइनाइट सर्किट है। तो इन्फिनिटी से अगर आप सेकेंड सर्किट को जब कंसिडर कर रहे हैं तो आप ऊपर वाला सर्किट है नहीं, तो अगर आप इन्फिनिटी को बी से जोड़ते या फिर इन्फिनिटी को ए से जोड़ते, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं। बट हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बी से जोड़ा है। तो इसका मतलब यह है कि ए से जिस तरह से करंट निकला था पहले वाले सर्किट में, उसी तरह से ए पर करंट आएगा अगर ए को जोड़ रहा हूं। और अगर आप ऐसा सोचें तो अगर मैं बी को जोड़ रहा हूं तो बी पे भी वैसा ही करंट आएगा जैसा ए पे करंट आने वाला था। तो ए पर करंट आता हर जगह से I/3 अंदर, तो वैसे ही बी पे भी करंट आएगा I/3 और I/3 ऐसा अंदर की तरफ सेकंड वाले सर्किट पे। तो अगर मैं दूसरे सर्किट की बात करूं तो ये ए था, ये बी था, और अब यहां पर I/3 का करंट और I/3 का करंट होगा। और फिर यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से आपको I करंट बाहर आता हुआ देखने को मिल रहा है, और हमने इन दो को सुपर इम्पोज किया है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है। अच्छा, अब अगर मैंने इन दोनों को सुपर इम्पोज किया तो मुझे समझ में आ गया कि ए और बी के बीच में जो रजिस्टर है उसके थ्रू नेट करंट I/3 प्लस I/3 2I/3, और बाकी बचे हुए रेजिस्टेंस को मैंने R इक्विवेलेंट का नाम दे दिया है, जो कि ए और बी के अबाउट बाकी बचे हुए रेजिस्टेंस का नाम अगर R इक्विवेलेंट है तो उनमें जो करंट गया होगा वो जरूर 2I/3 गया होगा। बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं नेट सर्किट ड्रॉ करूं तो आपको ये आइडिया लग रहा होगा नेट सर्किट में कि ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, यहां पर रेजिस्टेंस R है
और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो आर इक्विवेलेंट वाला रेजिस्टेंस है, और यहाँ से आई करंट आ रहा है और यहाँ से आई करंट जा रहा है। देख सकते हैं नेट सर्किट मैंने ड्रॉ किया है और इसके पीछे क्या कनेक्शन है ये सब कुछ आप समझ रहे हैं। बट नेट सर्किट जब मैंने सुपर इम्पोज किया, सुपर इम्पोज करने का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर आई करंट ही क्यों लिया, यहाँ पर आई करंट ही क्यों लिया, बिकॉज मुझे पता है कि मैंने जब दोनों सर्किट को सुपर इम्पोज किया तो इस वाइट वाले लाइन पे, इस वाइट वाले वायर पे पहले केस में आई करंट था, दूसरे केस में जीरो करंट था, और इसी तरह इसमें पहले केस में जीरो था और दूसरे करंट में केस में आया था। तो मैंने सबका नेट करंट ही बनाया है। तो ऊपर वाले सर्किट से आई करंट आ रहा है, इन दोनों पर स्प्लिट हो रहा है और साथ में यहाँ से आई चला जा रहा है, बिकॉज मैंने जब दोनों को सुपर इम्पोज किया तो मुझे सर्किट कुछ ऐसा देखने को मिला। और अगर सुपर इम्पोज करने पर मैंने देखा तो यहाँ पर 2I/3 का करंट जा रहा है, तो बचा हुआ I/3 इन सब में चला जाना चाहिए, बचा हुआ I/3 यहाँ चला जाना चाहिए। देख सकते हैं आप एक बार, बिकॉज यहाँ पर I/3 प्लस I/3, तो बचा हुआ I/3 आप बोल सकते हैं इन सब से चला गया। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो I/3, अब मुझे पता है कि बाकी बचे हुए आर इक्विवेलेंट जो भी लिखा है मैंने वो इस आर के साथ पैरेलल है, तो इस वजह से I/3 इंटू आर इक्विवेलेंट, ये हुआ उसके अक्रॉस ड्रॉप, वोल्टेज अक्रॉस ए बी, और वोल्टेज अक्रॉस ए बी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2I/3 इंटू आर। अब यहाँ से आप I/3 वाले टर्म को कर सकते हैं कैंसिल, तो ये मैंने I/3 को किया कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2R। तो ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई 2R, बट मुझे R इक्विवेलेंट ए बी चाहिए, ए बी के अक्रॉस टोटल चाहिए, तो R इक्विवेलेंट ए बी अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए मैं ए बी को उस 2R के साथ पैरेलल करूंगा, मतलब R इंटू 2R अपॉन 3R, R इंटू 2R अपॉन 3R। तो उसका ओवरऑल अगर वैल्यू देखें, चेक करें, एक आर कर सकते हैं कैंसिल, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस आ रहा है 2R/3। तो ये आपका ओवरऑल नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। आई होप कि यहाँ तक आपको बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आई होगी क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कोई परेशानी नहीं होगा, बिकॉज हर एक चीज़ को हमने ऑन पॉइंट रखते हुए करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ देखा है। चलिए ठीक है, तो ये दो बेसिक सवाल हो गए। तीसरा मैं आपके लिए छोड़ दूं क्या, तो इनफाइनाइट हेक्सागोन तो हमने कर लिया, तो उसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं और ट्रायंगुलर शेप के साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज ये ऐसा कुछ ट्रायंगुलर इनफाइनाइट सर्किट देखने को मिलेगा, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, ये ट्रायंगुलर इनफाइनाइट सर्किट को, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने नहीं वाला है, आइडिया बिल्कुल अच्छी तरह से लग गया है। तो अब हमें समझ में आ गया कि इसे सुपर इम्पोज किया जाता है, और सुपर इम्पोज में आइडिया होना चाहिए कि कैसे करंट वगैरह आ रहा है। अदरवाइज आप देखिए, जब अब जिस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ एक ही पैटर्न तो चल रहा है, वही करते हैं, थोड़ा छोटा मोटा चेंज कर देंगे ना तो आप परेशान भी हो सकते हैं। तो इस वजह से मैंने अभी आगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लिए हैं, उसके लिए वेट कीजिए और आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि एक्चुअल अप्रोच अगर पता होगा तो आप कितने आसानी से कोई भी सवाल को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिएगा क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। फिर से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इसके बीच में मैंने आर इक्विवेलेंट पूछा गया है। हमें क्या पूछा गया है, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। यहाँ पर भी सारे रेजिस्टेंस आर आर के हैं जैसे आपको पूछा गया है। चलिए ठीक है, तो अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें, इसे अगर आप ध्यान से देखें ए और बी के बीच में, तो फिर से मेरे पास वही दो सर्किट है, ए से पहले इनफाइनाइट को कनेक्ट करते हुए बैटरी के थ्रू, बी से इनफाइनाइट के थ्रू कनेक्ट करते हुए बैटरी के थ्रू। तो अगर मैं सुपर इम्पोज वाला सर्किट ही डायरेक्ट बनाऊं तो मुझे पता है यहाँ से आई करंट आएगा और आई यहाँ पर ब्रेक करने वाला है बाकी सारे पार्ट्स में। तो ये I/6 में ऐसा ब्रेक करेगा, बिकॉज 6 पार्ट है यहाँ पर। तो ए से बी के बीच में क्या जा रहा है, I/6। और सेकेंड सर्किट में आपको पता है कि इस वाले वायर पे कोई भी करंट नहीं जाएगा, ये जो ऊपर से आया इस पे कोई भी करंट नहीं जाएगा। और पहले वाले सर्किट पे ये जो बी के साथ कनेक्टेड था, ये जो बी के साथ कनेक्टेड वायर है, इसमें कोई भी करंट नहीं था पहले वाले सर्किट में। और फिर जब मैंने दूसरे सर्किट पे बात किया, मतलब जब दूसरे को, पहले वाले बैटरी को जब मैंने शॉर्ट किया और दूसरे सर्किट के बैटरी को वापस से लाया, तो उसको सॉल्व करते हुए मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर आई करंट आना चाहिए। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से आई करंट बाहर की तरफ आना चाहिए। अब यहाँ से जब आई करंट बाहर की तरफ आएगा तो आपको ये बात पता है कि ए ने जैसा करंट दिया था वैसा ही बी करंट लेने वाला है, बिकॉज इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में आप ए से इन्फिनिटी को कनेक्ट किए तो जिस तरह से करंट गया था वैसे ही इन्फिनिटी को अगर आप ए से कनेक्ट करेंगे, मतलब इन्फिनिटी को हायर पोटेंशियल पे रखेंगे
और ए को कनेक्ट करेंगे तो वैसा ही करंट कलेक्ट भी होने वाला है वापस से। और अगर इन्फिनिटी पर ए जैसा कलेक्ट करेगा, बी भी वैसा ही कलेक्ट करेगा, बिकॉज बी इज वेरी सिमिलर टू ए एज वी कंपेयर इट फ्रॉम इन्फिनिटी। तो बिल्कुल सही बात है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर ए से बी के बीच में, बिकॉज ये पॉइंट मेरा ए है, तो अगेन यहाँ से I/6 अंदर जाता हुआ देखने को मिल रहा है ए से बी के बीच में। तो अगर मैं इसे सुपर इम्पोज करूं इस सर्किट को, तो I/6 अंदर, I/6 अंदर मतलब I/3 नेट ए और बी के बीच में। तो अगर मैं नेट सर्किट ड्रॉ करूं, अगर नेट सर्किट ड्रॉ करें तो ये ए है, ये बी है, यहां से आई करंट आ रहा है, यहां से आई करंट आ रहा है, यहां से आई करंट जा रहा है। ये पूरा सुपर इम्पोज करने के बाद की बात कर रहे हैं। यहां पर I/3 प्लस I/3, बिकॉज अब I/6 प्लस I/6 मतलब I/3, ये नेट करंट हुआ। और बाकी बचे हुए क्या लिख लेते हैं, बाकी बचे हुए को आप आर इक्विवेलेंट लिख लो। तो अब मुझे पता है कि इनको फिर से वैसे ही पोटेंशियल इक्वेट कर लेना है। तो आर इक्विवेलेंट इनटू बचा हुआ करंट, देखो आई अगर इधर से आ रहा था तो बाकी इसमें I/3 अगर चला गया तो बाकी बचे हुए पे क्या चला जाना चाहिए, 2I/3, 2I/3। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2I/3 इज इक्वल्स टू I/3 इंटू दी आर, I/3 इंटू आर। यहाँ से आप I/3 को कर सकते हो कैंसिल, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आप यहाँ से R/2 रिपोर्ट कर सकते हो। आर इक्विवेलेंट को आप R/2 रिपोर्ट कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। अब जब आर इक्विवेलेंट R/2 हो गया तो फिर मुझे अब समझ में आ गया कि सर्किट का होना क्या है। आर इक्विवेलेंट अगर R/2 हो गया तो फिर आर इक्विवेलेंट ए भी अगर निकालना है तो उसके लिए आपके पास इसकी वैल्यू R/2 आ गई है, और ये आपके पास R है, इन दोनों को पैरेलल में करना होगा। तो R इंटू R/2 अपॉन R प्लस R/2। तो ये ओवरऑल अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ बन रहा है R²/2 और नीचे की तरफ बन रहा है 3R/2। तो यहाँ से आप 2 को करेंगे कैंसिल, एक R को करेंगे कैंसिल, और नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/3 देखने को मिल रहा है। लास्ट केस में अगर आप चेक करें तो आपको रिजल्ट देखने को मिला था 2R/3, और इस पर्टिकुलर केस में अगर देखें तो आपको आंसर आता हुआ देखने को मिल रहा है R/3। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल हमने कैसे सर्किट को सॉल्व करना है ये आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको प्रॉपर सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं, और थोड़े और अच्छे क्वेश्चन सब कंसिडर करते हैं, जिससे कि आपको ये आइडिया लगे कि अगर कोई डिफरेंट सवाल आ जाता है तो कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए उसके लिए हम कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, और उसमें से पहला सवाल आपको ये देखने को मिल रहा है। एक बार चेक कीजिए क्या बोला जा रहा है। ये पाथफाइंडर का सवाल है, और इस बार आपको बोला जा रहा है इनफाइनाइट ग्रिड ऑफ स्क्वायर shell of conducting wires, resistance of an edge of the square shell is R in the figure. The point C is the midpoint of the resistance A and B. Find the resistance of the entire grid as measured between the terminals AB and AC. तो AB तो आप कर चुके हो, ये तो ऑलरेडी डन है। हमें AC के साथ देखना है, AC को देखना है कि AC के अक्रॉस कैसे R इक्विवेलेंट लिखा जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वापस से अपने फिगर को लेते हैं और फिर उसकी मदद से सॉल्व करेंगे, उसकी मदद से सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए ये मेरे पास अपना फिगर मिल चुका है, और अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये फिगर है, और इसे सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखेंगे तो ये मेरे पास पॉइंट ए था, ये बी था, और ये हमने सी लिया है, ये हमने सी लिया है, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में सी लिया है। अब आप इसको वैसे ही सर्किट में चेंज कीजिए और समझिए क्या हो रहा है। तो अगर मैं वैसे सर्किट में चेंज करता हूँ तो पहले मैंने ए को इन्फिनिटी के साथ एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ए को हायर रखते हुए, ये इन्फिनिटी है मान लो, इन्फिनिटी वाले पॉइंट पे कनेक्ट किया, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने सी को कर देना है, अब मैंने सी के बीच में चाहिए, ए और सी के बीच में चाहिए, तो अब सी को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये रेजिस्टेंस और कुछ ऐसा, ये रेजिस्टेंस आर, ये भी रेजिस्टेंस आर, ये वोल्टेज जो भी आपने लगाया है, छोटा मोटा करंट आएगा, चल जाता है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अगर यहाँ पर आप कंसिडर करें सर्किट को,
तो आपको ये समझ में आ गया कि जब पहले सर्किट आप ये रेड वाले लाइन के साथ जब ट्रीट करोगे तो ये ग्रीन वाला लाइन नहीं है, आप ऐसा मान सकते हो। तो जब ग्रीन वाला लाइन नहीं है तो उस केस में आप कैसे सुपर इम्पोज करेंगे? उस केस में आप कैसे सुपर इम्पोज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ से आई करंट चलता हुआ आएगा पहले वाले केस में। तो जब आई करंट आ रहा है तो आई करंट फिर स्प्लिट हो रहा है, तो ये ए था। तो पहले वाले सर्किट में आई करंट आया और यह आई करंट आई बाई फोर आई बाई फोर आई बाई फोर आई बाई फोर पे चला गया है। तो ए से सी के बीच में भी क्या करंट जा रहा था? आई बाई फोर। बिकॉज ए से बी पे जा रहा है तो एक तरह से आप बोल सकते हैं ए से सी पे भी जा रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज अभी जो नीचे वाला सर्किट है वो काम का ही नहीं है, वो काम का ही नहीं है, वो उसका होना या ना होना एक ही बात है, बिकॉज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के साथ लगा हुआ है। तो आप ए से बी वाले पे जैसा करंट भेज रहे थे ए से सी पे भी वैसा ही आई बाई फोर पे आप स्प्लिट कर सकते हैं चीजों को। बिल्कुल ठीक है। अब मैं सेकेंड सर्किट को कंसिडर करूंगा। अब जब मैं सेकेंड सर्किट को कंसिडर करूंगा तो आपको ये बात फिर से क्लियरली समझ में आ रही है कि आई करंट यहां से निकलेगा और इंफिनिटी से अब आकर सी पॉइंट पर आने की कोशिश करेगा, इन्फिनिटी से सी पॉइंट पर आने की कोशिश करेगा। और आपको पता है कि इन्फिनिटी से अगर सी पॉइंट पर आने की कोशिश करेगा तो ये बात समझ में आ रहा है कि यहां से आई करंट वापस से बाहर निकलने वाला है, यहां से आई करंट वापस से बाहर निकलने वाला है। बिकॉज इन्फिनिटी से अगर आपने जैसा इन्फिनिटी के हिसाब से जैसा बी है वैसा सी है वैसा ए है, बिकॉज उसके बीच में जो रेजिस्टेंस है अगर आप बी के साथ कनेक्ट करते हो तो ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं आता, और अगर आप सी के साथ कर रहे हो तो बीच में एक छोटा सा रेजिस्टेंस ये भी आ गया है, बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो करंट आपका वही चलने वाला है आई, बिकॉज आपने ऊपर वाले सर्किट को अभी हटा दिया है। तो करंट ये जो आई चलता हुआ आया है वो यहाँ से आई बाहर भी निकलेगा, वो आई बाहर भी निकलेगा, और करंट जो कलेक्ट हुआ है तो इसके रिस्पेक्ट में इस साइड और इस साइड इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, तो यहाँ से ज़रूर आई बाई टू और आई बाई टू का करंट आ रहा होगा, आई बाई टू और आई बाई टू का करंट आ रहा होगा। तो इसका मतलब यह है कि जब मैं इसे सुपर इम्पोज करने की कोशिश करूंगा तो अगर मैं सी वाले पॉइंट को ड्रॉ करूं, अगर मैं सी वाले पॉइंट को ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास ए था, ये मेरे पास सी है। तो सी से अगर मैं देखूं तो आई करंट बाहर निकल रहा है और इस बार ए से सी पे आई बाई टू का करंट आ रहा है, ए से सी पे आई बाई टू का करंट आ रहा है। और पहले वाले केस में ए से सी की तरफ आई बाई फोर का करंट था, आई बाई फोर का करंट था। तो नेट करंट क्या लिखेंगे सर? अब अगर नेट सर्किट ड्रॉ करें तो ये ए है, ये सी है, और इनके बीच में रेजिस्टेंस आर बाई टू है, और बाकी बचा हुआ रेजिस्टेंस को नेट इक्विवेलेंट को आर इक्विवेलेंट क्या नाम दे रहा हूँ। और इस सर्किट में जब सुपर इम्पोज किया हमने दोनों को तो मुझे समझ में आ गया यहाँ से आई करंट आ रहा है और यहाँ से आई करंट जा रहा है, यहाँ से आई करंट आ रहा है, यहाँ से आई करंट जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से जो नेट करंट गया और यहाँ से जो नेट करंट गया, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये नेट करंट क्या होने वाला है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ से जो नेट करंट जाने वाला है वो आपको पता है कि पहले वाले केस में आई बाई फोर था और दूसरे वाले केस में आई बाई टू है। पहले वाले केस में आई बाई फोर था एंड दूसरे वाले केस में आई बाई टू है। ज़्यादा क्लियर है? अच्छा, और मुझे पता है कि अगर इसमें ऐसा आ रहा है और यहाँ से आई जा रहा है तो इनको पहले ऐड कर लेते हैं। तो इसमें इंटू टू कर लेता हूँ तो ये शायद थ्री आई बाई फोर बन रहा है, थ्री आई बाई फोर बन रहा है। तो बचा हुआ आई बाई फोर इससे चला जाने वाला है, बचा हुआ आई बाई फोर ऊपर चले जाने वाला है, बिकॉज उसके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट है उसके अक्रॉस ये नेट सर्किट बन रहा है। अगर आप ध्यान से सोचें तो ये नेट सर्किट है। अब इस नेट सर्किट के अकॉर्डिंग अगर लिखें तो आर इक्विवेलेंट इंटू आई बाई फोर इज इक्वल्स टू आर बाई टू इंटू थ्री आई बाई फोर। बिल्कुल ठीक है। आई बाई फोर का टर्म करते हैं कैंसिल और यहाँ से लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ रही है वो थ्री आर बाई टू आ रही है, वो थ्री आर बाई टू आ रही है। तो आर इक्विवेलेंट ए बी चाहिए मुझे चाहिए आर इक्विवेलेंट ए बी। तो उसके लिए मुझे इनको पैरेलल करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई? थ्री आर बाई टू, और अगर ये थ्री आर बाई टू आ गई तो आर बाई टू के साथ पैरेलल हो रहा है, तो थ्री आर बाई टू इंटू आर बाई टू अपॉन थ्री आर बाई टू प्लस आर बाई टू इज फोर आर बाई टू, मतलब टू आर। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये फोर बन गया, फोर इंटू टू हो गया एट, और ऊपर एक थ्री रह गया, मतलब थ्री आर बाय एट। दिस इज द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी।
तो आप देख सकते हैं अगर आपको लॉजिक क्लियर होगा कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। बट अगर आपको लॉजिक नहीं पता है और अगर आप एक पर्टिकुलर मेथड से चल रहे थे कि ऐसे ऐसे सॉल्व करना होता है, तो आपको ज़रूर एक डाउट आ जाएगा मन पे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ यहाँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। इस वजह से प्रॉपर अगर आपको लॉजिक पता है तो आप किसी भी सवाल को बहुत ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और समझने की कोशिश करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इनफाइनाइट ग्रिड हेक्सागोन दिख रहा है और मैंने इसका ए टू बी के बीच में, ए से बी के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया है। अब हमें ए से सी के बीच में करना है और देखते हैं कि ए से सी के बीच में नेट आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होने वाली है। ए से सी के बीच में नेट आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होने वाली है, तो उसको देखने के लिए हम अपने हेक्सागोन वाले फिगर पर वापस आते हैं और ठीक है, ऐसा कुछ ये हेक्सागोन का फिगर हो गया अपना। अब देखो यहाँ पर ए ऐसा दिया हुआ है, बी इधर दिया हुआ है और सी इधर दिया हुआ है। तो हमने इन दो पॉइंट्स के बीच में देख लिया था, इन दो पॉइंट्स के बीच में, या आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी वैसा ही बोल सकते हो। अच्छा, तो अब ए से सी के बीच में देखना है। तो जब आप ए से सी के बीच में देख रहे हो तो क्या करेंगे, फिर से वही काम करना है, इन्फिनिटी से जोड़ देना है इन्फिनिटी पे। और फिर सेकेंड सर्किट के लिए आपको सी को इन्फिनिटी से उसी तरह से जोड़ देना है, सी से निकलते हुए अब इस बार आपको जो हायर पोटेंशियल रखना है वो इन्फिनिटी की तरफ रखना है, ऐसा कुछ ए से सी के बीच में चाहिए। तो ऐसा कुछ कनेक्शन लगा लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आर है। और अब सोचेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप नीचे वाले सर्किट को भूल जाइए, सिर्फ ऊपर वाले सर्किट के साथ डील कीजिए। तो जब आप सिर्फ ऊपर वाले सर्किट के साथ डील करेंगे तो आपको पता है कि इन्फिनिटी से आई करंट आएगा, इन्फिनिटी से आई करंट आएगा और यहाँ पर I/3 और I/3 पे ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, I/3 पे ब्रेक हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि ये I/3 इधर जा रहा है और इस I/3 के रिस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँ ऐसा, तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में जैसा सर्किट इधर है, एक मिनट ना, जैसा सर्किट इधर है वैसा सर्किट इधर है इस लाइन के रिस्पेक्ट में। मतलब इस लाइन के रिस्पेक्ट में चीज़ें सिमेट्रिक हैं। और अगर इस लाइन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक सर्किट है ये, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से करंट I/6 और यहाँ पर करंट I/6 जाने वाला है। यहाँ से करंट I/6 और यहाँ पर I/6 में ये स्प्लिट होने वाला है। बिल्कुल सही बात है। अगर ये I/6 और I/6 पे स्प्लिट हो जाता है तो मुझे समझ में आ गया कि इस जगह पर I/6 ये C वाला पॉइंट था, ये B का पॉइंट था। तो B से C पहले वाले केस में I/6 का करंट जा रहा है और यहाँ पर करंट आपका I/3 का आ रहा है। ये हो गया आपका पार्ट 1 जब पहले सर्किट को कंसिडर किए। अब आ जाते हैं जब दूसरे सर्किट को कंसिडर करेंगे तब क्या होगा। अब जब दूसरे सर्किट को कंसिडर करेंगे तो आपको पता है कि सिर्फ C काम पर आने वाला है। अब C अगर काम पर आने वाला है तो C I करंट ही लेगा, बिकॉज मुझे पता है कि इन्फिनिटी इससे I करंट ही भेजेगा और जब इन्फिनिटी I करंट भेजेगा तो C वैसा ही कलेक्ट करेगा जैसा A स्प्लिट कर रहा था। तो C अगर वैसा ही कलेक्ट करने वाला है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से I/3, यहाँ से I/3 और यहाँ से भी I/3 करंट आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ से I/3, यहाँ से I/3 और यहाँ से I/3। तो ये B से C के बीच में अगर देखें तो I/3 का करंट हो गया। और A से B के बीच में अगर इसी तरह से सोच लें, बिकॉज मुझे पता है यहाँ से I/3 गया है तो ज़रूर सिमेट्री के हिसाब से, बिकॉज इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है और अगर इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है तो यहाँ से I/6 और I/6 करंट आ रहा होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो I/6 आ रहा होगा। अगर मैं अब इन दोनों को सुपर इम्पोज करूँ तो आप देखिएगा A से B के बीच में नेट करंट क्या है। A से B के बीच में I/3 प्लस I/6, ये A है ये B है, यहाँ पर ये A था और ये B था। तो A से B के बीच में I/3, यहाँ पर I/6, तो A से B के बीच में I/3 प्लस I/6। और सेकेंड वाले केस में
यहाँ बी से सी के बीच में I/6 और यहाँ पर I/3, तो बी से सी के बीच में भी आप बोल सकते हैं टोटल करंट I/6 प्लस I/3, मतलब ए से सी के बीच में आप टोटल करंट को I/6 प्लस I/3 ऐसा बोल सकते हैं, और बीच में रेजिस्टेंस 2R का लगा सकते हैं। बीच में रेजिस्टेंस यहाँ पर एक R है और यहाँ पर एक R है, ए और सी के बीच में ऐसा, और बाकी बचे हुए को आप ए और सी के बीच में R इक्विवेलेंट का नाम दे सकते हैं। तो इस वजह से अगर मैं नेट सर्किट ड्रॉ करूं, तो अगर नेट सर्किट ड्रॉ करें तो मैंने ये ए बनाया, ये मैंने सी बनाया, इसके बीच में 2R का रेजिस्टेंस है, और इससे जो करंट आ रहा है वो I/6 प्लस I/3 है, और बाकी बचे हुए जो भी हैं वो यहाँ से आप बोल सकते हैं I करंट आ रहा था, यहाँ से I करंट आ रहा था, और साथ में आप ये जो बाकी बचे हुए हैं इसमें आप R इक्विवेलेंट बना लीजिए, और यहाँ से आप I करंट को बाहर निकाल लीजिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, समझ में आया होगा क्या हो रहा है। बाकी बचे हुए करंट को आप आर ई करंट लिख लीजिए। तो यहाँ से अगर देखिए तो ये क्या हो रहा है, अगर इसमें इंटू 2 कर लो, इसमें इंटू 2 कर लो, तो आई थिंक ये 3I/6 मतलब ओवरऑल I/2 बन रहा है ये, तो ऊपर भी क्या करंट चला गया I/2। तो इसका मतलब ये है कि I/2 इंटू आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू I/2 इंटू 2R। तो इसका मतलब है I/2 कैंसिल, so R equivalent is equals to 2R, which implies R equivalent AB is equals to 2R into R। ये 2R था और R equivalent की वैल्यू भी 2R आ गई, मतलब आप बोल सकते हैं R equivalent की वैल्यू एक तरह से AB के अक्रॉस R ही आती हुई देखने को मिल रही है। R इक्वलेंट अगर देखें इस पे तो आपको R ही आता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज इन दोनों 2R है, इनका जो पैरेलल होगा वो R देखने को मिलेगा। आई होप यहाँ तक बातें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होंगी, कोई परेशानी नहीं होगा आपको कि हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे डील किया है। चलिए ठीक है, तो अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो एक लास्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ता हूँ मैं, और ये है मेरे पास एक मिसिंग पार्ट वाला, मिसिंग पार्ट का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से सोचिएगा, और इसमें मैं आपको एक दूसरे मेथड के साथ इसको सॉल्व करने के लिए हेल्प करूंगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB के अक्रॉस आपको R इक्विवेलेंट पूछा गया है। कब R इक्विवेलेंट आपको AB के अक्रॉस पूछा गया है, अगर यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन था इसको हटा दिया गया है, ये पोर्शन अब नहीं है, यहाँ पर जो था ये वाला पोर्शन अब नहीं है, और यहाँ पर आपको R इक्विवेलेंट पूछा गया है। अगर टोटल होता तो आपको पता है कि R/3 रिजल्ट आया था इसका, बट फिलहाल नहीं है, तो आपको सोचना है कि क्या R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पर बन सकती है। तो इसे देखने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए आप वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट मेथड के साथ सॉल्व करूंगा मैं। ये जान काल्डा से लिया हुआ एक सवाल है, और उसमें जो उन्होंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं आपके साथ वो शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला यहाँ पर कि ये जो रेजिस्टेंस है, अगर ये यहाँ पर वायर नहीं है, मतलब देयर इज एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, बिकॉज ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो अगर ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो यू कैन ट्रीट इट एज, आप इसको ट्रीट कर सकते हो कुछ ऐसा कि यहां पर आप पहले तो अपना ये वायर लगा दो, पहले तो ये वायर लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसके साथ आप एक नेगेटिव आर लगा दो। नेगेटिव आर कुछ होता नहीं है, सॉल्व करने के लिए लगा दिए, क्यों, पैरेलल में, बिकॉज मुझे पता है कि 1/R minus 1/R is 1/R equivalent between these 2 points, and that will be equals to 0, मतलब R equivalent is infinite। इन दो पॉइंट्स के बीच में जो नेट, अगर मैं R और -R का रेजिस्टेंस लगाता हूं तो एक तरह से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसा ही कुछ है, तो मैंने लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये सवाल ऐसा बन गया तो मैं बोल सकता हूं कि हमारे इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो ये मेरा स्टैंडर्ड जो था, ये मेरा जो स्टैंडर्ड फिगर हुआ करता था, ध्यान से सोचिएगा, ये जो स्टैंडर्ड फिगर हुआ करता था इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा पार्टी तो आ गया है -R का, इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा पार्टी तो आ गया है -R का, बाकी सब कुछ तो सेम है। अगर आप सोचें तो बाकी सब कुछ तो सेम है, एक -R का ही तो एक्स्ट्रा टर्म आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ये R वाला टर्म, इसको भी मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है, बिल्कुल ठीक है।
तो ए से बी के बीच में आपको आर इक्विवेलेंट अगर लिखना है, यहाँ पर आर इक्विवेलेंट लिखना है, तो उसके लिए हम क्या आइडिया लगा सकते हैं, चलिए सोचते हैं। तो थोड़ी देर के लिए ये माइनस आर को मैं हटा रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए जब ये माइनस आर को हम हटाएंगे तो आपको जो सर्किट देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, जब थोड़ी देर के लिए माइनस आर को हटाए तो ऐसा देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि इस बार ए और बी के बीच में जो नेट आर इक्विवेलेंट है, इस पर्टिकुलर केस में ए बी के अक्रॉस जो नेट आर इक्विवेलेंट है वो r/3 होता है। और अगर आप देखें तो इसके अबाउट इधर सिमेट्री है, इधर सिमेट्री है और इधर सिमेट्री है, हर जगह सिमेट्री है। तो मैं अगर इसको इधर पर होने वाले सारे रेजिस्टेंस को कुछ y मान लूँ, इधर पर होने वाले सारे रेजिस्टेंस को y मान लूँ और इधर पर होने वाले सारे रेजिस्टेंस को y मान लूँ, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। मतलब क्या बोल रहा हूँ, सिमेट्री के हिसाब से इस वाले आर्म के अक्रॉस जितने भी उधर रेजिस्टेंस है दैट इज x, और फिर इसके अबाउट जितने भी नीचे हैं वो x, इसके अबाउट जितने भी इधर हैं सिमेट्री के हिसाब से इस प्लेन के अबाउट इधर जो भी रेजिस्टेंस है दैट इज x, इस प्लेन के अबाउट जो रेजिस्टेंस है वो इधर x। इस तरह से कंसिडर करते हुए मैंने ओवरऑल इनको y पे स्प्लिट कर लिया है। और मुझे पता है कि ये सब मिलकर इन सब का इक्विवेलेंट जो इस साइड के रेजिस्टेंस है, जो इससे इस साइड के रेजिस्टेंस है और इससे नीचे की तरफ के जो रेजिस्टेंस है, ये सारे रेजिस्टेंस को हमने कवर किया है। मतलब इसके नीचे के रेजिस्टेंस इधर, इसके इधर के रेजिस्टेंस इधर और इसके इधर के रेजिस्टेंस इधर, ये बिल्कुल सिमेट्री है ना, उस तरह से हमने सोचा है। अच्छा, तो अगर x y नेट बनेगा इनके बीच में, और अगर a और b के बीच में बैटरी लगा दूं, अगर a और b के बीच में बैटरी लगा दूं, तो मुझे पता है कि अब ये दोनों y, ये पूरा a और b के बीच में अगर ये नेट निकालना चाह रहे हैं, अगर a और b के बीच में बैटरी लग गया, मतलब a और b के बीच में नेट आर इक्विवेलेंट पूछा गया है। तो अगर a और b के बीच में नेट आर इक्विवेलेंट पूछा जाए तो ये दोनों सीरीज हो गए, तो ये हो गया 2y इंटू y अपॉन 3y। देख सकते हैं ये दोनों सीरीज इसके साथ पैरेलल, तो ये कुछ ऐसा। और मुझे पता है कि इसका नेट इक्विवेलेंट r/3 होना चाहिए, ये वाला इसका नेट इक्विवेलेंट r/3 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो यहाँ से 3 भी कैंसिल हुआ, तो y की वैल्यू आपको r/2 देखने को मिल रही है, y की वैल्यू r/2 देखने को मिल रही है। तो अगर मैं इसी सर्किट के साथ आगे ड्रॉ करूं और मुझे अगर मेरा नेट चाहिए तो y के बदले में क्या लिख रहा हूँ, r/2 r/2 और r/2, और ये मेरा a का पॉइंट है, ये मेरा b का पॉइंट है। और मैंने यहाँ से वही आई करंट जो भी था उसके बारे में बाद में बात करते हैं। बट फिलहाल जो मुझे सॉल्व करना था वो ये सर्किट था। मतलब जो मेरा पुराना सर्किट है उसमें एक नेगेटिव आर और एक्स्ट्रा यहाँ पर लगा हुआ है, नेगेटिव आर और एक्स्ट्रा यहाँ पर लगा हुआ है। तो उसके लिए अगर मुझे आर इक्विवेलेंट चाहिए तो मैंने यहाँ पर एक नेगेटिव आर जोड़ दिया है। तो यही तो मुझे कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन पे। तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो अब ये बहुत आसान हो गया मेरे लिए, बिकॉज इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो ये हो गया r/2 पैरेलल है माइनस आर के साथ, तो माइनस r/2 नीचे बनेगा। और अगर आप यहाँ पर देखें तो r²/2 और यहाँ पर r/2, आप 2 को कर सकते हैं कैंसिल, और यहाँ से आपको रिजल्ट r मिल रहा है, आपको यहाँ से रिजल्ट r मिल रहा है। मतलब ये दोनों मिलके r हो गए। और अगर आपको a और b के बीच में नेट इक्विवेलेंट देखना है, a और b के बीच में नेट इक्विवेलेंट देखना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, r/2 ये दोनों मिलकर क्या हो गए, ये दोनों मिलकर r हो गए, ये दोनों मिलकर r हो गए, और फिर ये r/2 है। तो r/2 और r आपस में सीरीज में, तो इस वजह से r/2 प्लस r दैट इज 3r/2। अब 3r/2 r/2 के साथ पैरेलल है, तो इस वजह से 3r/2 इंटू r/2 अपॉन 3r/2 प्लस दिस, तो दैट इज 2r। तो ये ओवरऑल आपको देखने को मिल रहा है 3r/8। तो ये आपका नेट इक्विवेलेंट है। अगर आपने इसको मिस कर दिया है, बीच में इस रेजिस्टेंस को मिस किया है, तो आप नेगेटिव रेजिस्टेंस ट्रिक के साथ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था ये, और इंटरेस्टिंग मेथड है। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सर ये मैं कैसे अचानक से सोच सकता हूँ, ये मैं भी नहीं सोच सकता था जनरली, बट अगर पढ़ते पढ़ते आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत आइडिया लगने लगता है, और एक दो बार जब आप चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो फिर आपके दिमाग में ये रह जाता है। तो अगर आपको एक बार बता दिया जाए कि ऐसा भी सॉल्व किया जा सकता है, तो आप किसी भी दूसरे आए हुए क्वेश्चन पे ये लॉजिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और हर एक चीज़ के पीछे का आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि इनफाइनाइट ग्रिड्स को
आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो अगर आप इस वीडियो को एंजॉय किए हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, और लाइक करने के साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए, बिकॉज हमारे इस चैनल पर अब आपको कंटिन्यू ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक के रिलेटेड थ्योरी लेक्चर्स, साथ में कुछ प्रॉब्लम लेक्चर्स, बहुत कुछ मिलने वाले हैं। तो तब तक के लिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए पे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और आप हमारे कोर्सेज को जाकर एक बार ज़रूर चेक कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट उससे भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।